बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़रा खाला मोहल्ले की मशहूर दाई थी। वो लड़कियों की चाल देकर बता दिया करती थी कि ये हामला है या नहीं। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ था और मेरे रिश्ते वाले आए हुए थे। ऐसे में अज़रा खाला ने मेरी चाल देखकर बोला कि ये हामला है। ये सुनते ही रिश्ते वाले बुरा भला कहते हुए चले गए। मैंने अज़रा खाला को बहुत बुरा भला कहा और घर से निकाल दिया, लेकिन पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था और वालदा भी परेशान थी। ऐसे में वालदा ने एक दिन मुझे लाल रंग की गोली दिखा कर कहा कि उसे खा ले, दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मुझे अज़रा खाला की बात ने शक में डाल दिया था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं अस्पताल गई और चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते ही चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया। अल्ट्रासाउंड मशीन पर जो नजर आया, मेरी जान निकल गई। मेरे रहम में एक नन्ही सी जान थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी वालदा की अचानक इस मोहब्बत का क्या मतलब था। रोते धोते घर में दाखिल हुई तो वालिद सामने खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, बेटी कहाँ गई थी? मैं कितना परेशान हो गया था। मैंने वालिद के चेहरे की तरफ देखा और फिर इनके गले लाकर रोने लगी। वालिदा ने पूछा, क्या हुआ? मैंने बताया कि अज़रा खाला ने सच कहा था। वालिद लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए। कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, और दौड़ते हुए अंदर गए। वालिद ने वालिदा के बालों से पकड़ लिया। वालिद ने कहा, सगी माँ होकर अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। तो वालिदा ने वालिद को धक्का दिया और कहने लगे, अब अपनी बेटी को देख देख कर तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास हुआ। अब तुम्हें पता चलेगा कि एक शरीफ घराने की बेटी जब बेगैरती की बात हमला होती है तो उस पर क्या गुजरती है। अब तुम्हें मेरे माँ बाप का एहसास होगा। वालिद की आंखों में आंसू थे। अचानक उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा और बेहोश हो गए। जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक आया है, पर इनकी जान नहीं बच सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब एक बेहाना ख्वाब पर हकीकत का ख्वाब होती है। वालिदा की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। न जाने इतनी नफरत क्यों थी। वालिद को दफना दिया गया। मेरी वजह से मेरा बाप मर गया। काश मैं घर आकर खुद भी ना बताती। मैं रो रही थी और मेरी वालिदा हार श्रृंगार कर रही थी। मैंने उनके हाथ शीशा लेकर दीवार पर मार दिया। मैंने कहा, आप माँ कहलाने के काबिल भी नहीं है। मेरे बाप को मरे 2 दिन भी नहीं हुए हैं और आप इनके मरने की खुशी में हार श्रृंगार कर रही है। आखिर इतनी नफरत क्यों है हमसे? माँ, आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी सजा आपने मुझे दी? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तो आपकी कोख में जन्म लिया था। आप मेरी माँ थी। फिर आप ऐसी क्यों निकली? मैं अपना चेहरा हाथों में छुपाए रो रही थी और वालिदा हाथ पर हाथ रख कर हंसने लगी। मुझसे कहने लगी, जिसका गुनाह है उससे तुम शादी कर लो, बहुत खुश रहोगी। मुझे देखो, मैं कितनी खुश हूँ। मैं वालिदा को हैरानी से देखने लगी। मैंने कहा, अम्मी ऐसा क्या हुआ था जो आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं? क्या आप मेरी सगी माँ हैं या मुझे कहीं से उठाया था? मुझे अपनी माँ के ज़हनी तवाज़ुन पर शक होने लगा था। वो मेरे पास जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, तुम्हें अपने बाप से बहुत मोहब्बत है, अपनी माँ से इतनी मोहब्बत क्यों नहीं? मैंने कहा, अम्मी मुझे आपसे दोनों से मोहब्बत है, पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या मेरा क्या कसूर था? क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? तू मेरी माँ है। माँ ने कहा, जानना चाहती हो मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से और तुम्हारे बाप से क्यों नफरत है? इसके बाद उस घर से, मेरी जिंदगी से तुम दफा हो जाना। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे इतनी नफरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। मैं वालिदा को हैरानी से देख रही थी और खुद से सवाल कर रही थी कि क्या ये मेरी सगी माँ है? फिर मेरी माँ ने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। कहने लगी कि वो 2 बहनें थी। 5 साल बाद मेरे नाना नानी के घर औलाद हुई थी। वो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इनके घर पर फिर से बेटी पैदा हुई। मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी थी। जब वो पैदा हुई तो सब ने मुझे प्यार मोहब्बत देने के बजाय मेरी छोटी बहन पर तवज्जो मरकूज कर दी। मुझे भी अपनी बहन से मोहब्बत थी, पर जब कुछ चीज लाई जाती, वालिदा उससे पहले छोटी को पकड़ा देती। वो मुझे कहती कि वो छोटी है। वक्त गुजर गया। घर में मुझे छोड़कर सबको छोटी बहन कर फिक्र होती। सब उससे मोहब्बत करते थे। उसने खाना खाया नहीं, वो सोई है या नहीं? मैंने वालिदा से कहा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ जो आप कभी मुझ पर तवज्जो नहीं देते? आप सबको इसकी पसंद नापसंद की फिक्र होती है, तो फिर मैं कहाँ हूँ? इससे अच्छा था आप लोग मुझे पैदा ना करते। आपके लिए सब कुछ आपकी छोटी बेटी है। मैं तो दुआ करती हूँ कि मैं मर जाऊँ, फिर आप लोगों को एहसास होगा मेरा और मेरी। मैं वालिद वहाँ से रोते हुए घर से बाहर निकल गए। हमारे घर के साथ वालिद के कजन तारक चाचा रहते थे। तब हम छोटे थे और मेरी उनके बेटे आमिर से बहुत दोस्ती थी। मैं रोते हुए उसके पास चली जाती। वो लड़का बहुत अच्छा था, पर
वक्त गुजरने के साथ मुझे उससे मोहब्बत होने लगी। वो बाहर पढ़ने के लिए चला गया और मैं उसका इंतजार करने लगी। उसने जिस कॉलेज में पढ़ा मैंने भी वहीं पढ़ाई की। उसको जो रंग पसंद उसी रंग के कपड़े पहनने लगी। खुद को वैसा बना लिया जैसा उसे पसंद था। वो साल में कभी कभार मुझे फोन कर लेता। घर पर मेरे रिश्ते की बातें होने लगी तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे भी शादी नहीं करनी, अपनी चेती छोटी बेटी की कर दें या से घर बिठा कर रखना है। वालिद ने कहा, मैं देख रहा हूँ तुम नाफरमान होती जा रही हो। सना तुम्हारी छोटी बहन है, वो जरा सास है, इसलिए इसकी बात सुनते हैं। तुम समझदार हो, पर मुझे लग रहा है तुम इतनी बड़ी हो जाने के बावजूद अभी तक बात नहीं समझी। और मैंने पाँव पटकती हुई कमरे में आ गई। घर में फूफी दादी साहब की लाडली मेरी छोटी बहन थी, जबकि मैंने तो सुना था कि घर में सबसे बड़े बच्चे को प्यार मोहब्बत से सबसे ज्यादा मिलता है, पर मेरे हिस्से में तो डांट ही आई थी। कभी घर वाले मेरे पास होने पर खुश नहीं हुए थे जितना छोटी के पास होने पर खुशी हुई थी। मैं क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेती, फिर भी किसी के लिए मेरी कोई अहमियत नहीं थी। सबने इस बात को छोड़ दिया था। मेरी छोटी बहन सना मेरे पास आई, कहने लगी, आप ही आपको क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसे नहीं थी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी? और मैं इसके चेहरे को देखने लगी। मुझे ऐसे देखते ही सना बोली, आप ही क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? तो मैंने कहा, मुझे तुमसे नफरत है, बार बार मेरे सामने क्यों आती हो? मैं सोचती हूँ कि तुम में ऐसा क्या है जो तुम सब की लाडली हो, तुम्हारी शादी की फिक्र हो, जबकि मुझे देखो तुमसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और खूबसूरत हूँ, तुम तो मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो इसके चेहरे पर तलख मुस्कुराहट आई। मुझसे कहने लगी, आप ही तो मेरी बड़ी बहन है और बहन भाइयों में कभी मुकाबला नहीं होता, और ये सच है। मैं आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरा तो दिल हमेशा चाहता है आप मुझसे मोहब्बत कर दो, हम दोस्त बन जाएं और फिर आप इकट्ठे घूमे फिरें। तो मैंने इसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर अपने कमरे का दरवाजा खोला और उससे कहा, आप दफा हो जाओ। और वो अपने आंसू साफ करती हुई कमरे से चली गई। मैं जिस लड़के आमिर को पसंद करती थी उसका इंतजार करने लगी। सुबह शाम आमिर के घर जाती, मुझे बस उस लड़के के आने का इंतजार था। मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि वो कब वापस आएगा। उसे 4 साल हो चुकी थे। आमिर के घर वाले सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। आमिर की वालदा रिश्ते में मेरी कॉपी लगती थी। मैं आमिर के कमरे में जाती, दीवार पर लगी इसकी तस्वीर देखा करती तो वो वापस लौट आती, पर कभी उससे बात करने की या उसे फोन करने की हिम्मत नहीं हुई थी। वालिद को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। वालिदा कहती, लड़कियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए इतना अच्छा है। जब मुझे पता चला तो मैंने उनके लोगों को सामने साफ साफ रिश्ते से इनकार कर दिया और वो लोग शर्मिंदा होकर घर से चले और वालिद मुझे डांटने लगे। मैंने वालिद से कहा, आपने हर बार मुझे बातें सुनाई, मुझे ऐसे नहीं रहना, ऐसे नहीं बोलना, मुझे फलां से मिलना है, फलां से दूर रहना है, ये सब पाबंदियां मेरे हिस्से में क्यों आई? आपने छोटी बहन को तो कभी रोक टोक नहीं की, उसे तो मुकम्मल आजादी दी, फिर मुझे क्यों रोक टोक थी? वालिद ने कहा, तुम ऐसे क्यों हो गई हो, इतनी कड़ावट क्यों भरी हुई हो तुम में? और मैं इनकी बात को नजरअंदाज करते हुए कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद आमिर वापस आ गया, जिसमें पसंद करती थी, पर वो मुझसे मोहब्बत करता था या नहीं ये मुझे मालूम नहीं हो सका, पर मेरा दिल कहता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा ख्याल रखता है। कोई दिनों बाद उसके माँ बाप हमारे घर आए। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही जब वो रिश्ते की बात कर रहे थे। मैं खुशी से चहक रही थी। मैं फिर जब करीब होकर उनकी बातें सुनी तो मेरे कदमों से जमीन निकल गई। आमिर की माँ कह रही थी, भाई साहब मैं अपनी अमानत लेने आई हूँ, मुझे आज बता दे। वो मेरी छोटी बहन सना का रिश्ता मांग रही थी और ये बात जानकर मुझे मजीद नफरत हुई अपने माँ बाप से। मेरी बहन का रिश्ता तब से तय था जब से आमिर बाहर गया और मुझे कभी किसी ने ये बात ही नहीं बताई आमिर को। मैं नहीं, मेरी बहन पसंद थी। मैं रोते हुए आमिर के पास गए, इससे कहा, तुम्हें जो चीज पसंद थी मेरी बहन वो पसंद बन गई। मैं पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद थी, मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई की। जब तुम गए मैं दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं करती। तुम भी मुझसे मोहब्बत करते थे। मैं हर रोज ख्यालों में तो उसे बातें करती हूँ। तुम तो मेरे दोस्त थे, मेरे कजन थे, फिर मुझे छोड़कर मेरी छोटी बहन को क्यों पसंद किया? इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं तो इससे कहीं ज्यादा लायक और खूबसूरत हूँ। आमिर ने मुझसे कहा, मोहब्बत कभी पूछ कर नहीं होती, ये तो बस हो जाती है। मैं तो तुम्हें कभी ऐसा कुछ कहा भी नहीं जिससे तुम्हें ये लगा हो कि मैं तो उसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी इज्जत करता हूँ और बेहतर है इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं सना से मोहब्बत करता हूँ और मुझे अपनी बहन से नफरत होने लगी। मैं पागलों की तरह रो रही थी। जो मेरा खलास हेलो वसीम आया, वो कभी मुझे पसंद किया करता। उस दिन आमिर से मिलने आया था और मुझे गेट के बाहर मिल के उसने मुझे रोक लिया। कहने लगा, रुकी हुई हो। मैं ना चाहते हुए भी सब कुछ बताने लगी तो उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब घर गई तो देखा सब वो बहुत खुश थे। मेरी छोटी बहन सना वालिद के बाजू में बैठी उनसे बातें कर रही थी। वालिद ने मुझे आवाज दी पर मैं उनकी नफरत भरी निगाह से देखते हुए वहाँ से चली गई। रात को वालिदा मेरे पास आई, कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कहा, हमें बस कर दे, हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों ने मेरी जिंदगी
برباد کر دی۔ آپ لوگوں نے مجھے پیدا کر کے جو احسان کیا ہے وہ بہت ہے، مجھ پر ٹھکرائے جانے کی تکلیف مجھے سکون نہیں دینے دے رہی۔ والدہ نے پوچھا رو رہی ہو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا عامر پہلے مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ سے بات کرتا تھا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مجھ سے شادی کرے گا، اب وہ ثنا کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ میں نے 4 سال اس کا انتظار کیا۔ عامر نے ایسا کیوں کہا؟ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری بہن ثنا دروازے پر سب کچھ سن چکی تھی، اور اگلے دن اس نے خود اس رشتے سے انکار کر دیا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب عامر خود گھر آ رہا والد سے بات کرنے تو والد نے کہا ثنا نے خود انکار کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ جیسے اس کی حالت ہے میں اس پر زبردستی نہیں کر سکتا، اگر اس سے ذرا سی بھی ٹینشن ہوئی ہو تو مجھے ڈر ہے کہ میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے، تم تو جانتے ہو سب کچھ۔ عامر چلا گیا اور اس کے بعد میرا رشتہ عامر سے طے ہو گیا۔ میں اپنی محبت کو پانے جا رہی تھی پر گھر میں میرے علاوہ کوئی خوش نہیں تھا۔ میری بہن کی حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی، وہ اسپتال میں داخل تھی، اور میں اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تم سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی، ہمیشہ تم نے مجھ سے سب کچھ چھینا ہے، اب دیکھو میں نے عامر کو تم سے چھین لیا، وہ صرف میرا ہے، تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا سانس تیز ہونے لگا، اس کی رنگت نیلی پڑ رہی تھی۔ میں نے باہر ڈاکٹر کو بلایا اور پر کچھ دیر میں اس کی موت ہو گئی۔ میں نے والد سے کہا ثنا ایسے کیسے مر سکتی ہے، اس سے کیا ہوا تھا؟ تو والدہ نے کہا اس کے دل میں سراغ تھا جب سے پیدا ہو، تب سے ہم اسے سنبھال کر رکھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کچھ نہ ہو نہ جائے۔ پر جب پتہ چلا کہ ہاں میں نے دھوکہ دیا، وہ تم سے محبت کرتا تھا تو اس سے پسا برداشت نہیں ہوا۔ میں اس سے کہتی رہی کہ تم پریشان نہ ہو، پر اس نے خود جینا چھوڑ دیا اور آج اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے والدہ سے کہا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو والدہ نے کہا سب کچھ تمہارے سامنے تھا، پر تم اپنی ذات میں اتنی گم تھی کہ تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں اپنی بہن کے کمرے میں جا کر پہلی بار اس سے پیار سے بوسہ دیا، اور اس کے جانے کے بعد عامر نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا تمہاری وجہ سے ثنا کی موت ہوئی ہے، تم اس کی ذمہ دار ہو، اور اس کی موت کے بعد بھی بالکل بدل چکی تھی۔ مجھے ایسا ندامت جینے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میرا وہی کلاس فیلو وسیم نہ جانے کیسے میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ پہلے بھی بہت پریشان کرتا تھا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، گھر پر کوئی نہیں تھا، اور پھر اس نے میری عزت کے ساتھ کھیل دیا، اور اس صدمے میں میرے ماں باپ کی جان لے لی۔ میں رات سڑکوں پر بھٹک رہی تھی، ایک گاڑی کے آگے آنے لگی تھی، تب اسی کلاس فیلو وسیم نے مجھے دیکھتے ہی میں نے کہا تم نے میری زندگی کے ساتھ جو کیا ہے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور وہ میرے پیروں پہ گر کر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا میں ایسے کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، پر شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، میں تو بس تمہیں دیکھنے آیا تھا، پر مجھ سے یہ سب ہو گیا، تم مجھ سے شادی کر لو، میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پر میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی کر لی۔ ہر روز دعا کرتی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹی ہو، تاکہ اس شخص کے سامنے اس کی بیٹی سے بدلہ لوں، تب سے اسے میری تکلیف کا اندازہ ہوگا، وہ ہر روز مجھ سے معافی مانگتا، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، پر میں اسے کبھی معافی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ماں باپ اس شخص کی وجہ سے مر گئے تھے، اور اب سے بھی تڑپ تڑپ کر مرنا چاہیے تھا۔ میں ہر روز نیند کے دوا کھا کر سونے لگی، تمہارے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی، پھر تمہیں نیند کی دوا کھانے میں ملا کر دینے لگی، اور ایک لڑکی کو پیسے دے کر تمہارے باپ سے بدلہ لے لیا۔ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اس لیے تو مر گیا، تم نے دیکھا نہیں۔ اور میری ماں عجیب لہجے میں بول کر خاموش ہو گئی، اور میں پتھر کی طرح رو رہی تھی، خود کو تھپڑ مار رہی تھی۔ میں نے کہا امی آپ نے کیا کر دیا؟ اس وقت میں خود کو بہت برا محسوس۔ میری ماں مجھے دھکے دینے لگی، کہنے لگی تم ناجائز ہو، گندے باپ کی اولاد ہو، نکل جاؤ اس گھر سے۔ والدہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا، اور میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو خالہ عذرا میرے پاس بیٹھی تھی، مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی بیٹی ٹھیک ہو؟ میں نے کہا خالہ مجھے کیا ہوا تھا؟ کہنے لگی کچھ نہیں، ایک گناہ تھا، اس سے تمہاری جان چھوٹ گئی، کل میں نے تمہاری ماں کی ساری باتیں سن لی تھی، میں ساری رات روتی رہی، تمہاری ماں نے یہ کیا کر دیا؟ اور پھر خالہ عذرا مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی، اور آج بھی میں انہی کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ اکیلی تھی کہ کوئی نہیں تھا، اور میں خود ایک سکول میں پڑھاتی تھی۔ پھر میں نے کبھی شادی نہیں کی، میری ماں پاگل ہو چکی ہے، گلیوں میں پھرتی ہیں، اور میں خود اندر سے کب کی مر چکی۔ میں ایک ایسی زندہ لاش ہوں جو بس اپنے دفنانے جانے کے انتظار میں ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، رائے دیں، کمنٹس کریں، اچھے لگے تو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو پر آپ کو مل سکے۔